नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एंटोमोफाइली या कीट परागण के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कीट परागण किसे कहते हैं। वह परागण जिसके अंतर्गत किसी पुष्प के परागकण कीट द्वारा उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं, उसे कीट परागण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कीट परागण एक परपरागण है जिसमें जो एजेंट है, जो माध्यम है, वो कीट है और कीट के माध्यम से पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ दो पुष्प दिखाए गए हैं। इस पुष्प के ये पुंकेसर से ये परागकण बाहर मुक्त हुए हैं, जिन्हें ये कीट मधुमक्खी अपने शरीर के माध्यम से ले जा रही है और जब ये दूसरे पौधे पे बैठती है, दूसरे पौधे के पुष्प पे बैठती है, तो इसके शरीर पे चिपके हुए परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ कीट के माध्यम से परागकण एक पौधे के पुष्प से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर होते हैं। इसी क्रिया को हम कीट परागण कहते हैं। यह एक जैविक परागण है क्योंकि इसमें जो माध्यम है, जो कारक है, या हम कह सकते हैं जो एजेंट है, वो एजेंट क्या है, एक मधुमक्खी या एक कीट है, जो कि एक बायोटिक फैक्टर है, एक जैविक कारक है। इसलिए इस प्रकार के परागण को हम जैविक परागण के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार का परागण है और लगभग 70 से 80% पादपों में इसी प्रकार का परागण देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कीट परागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन, अतः ऐसी विशेषताएं जो पुष्प में पाई जाती हैं ताकि कीट उन पुष्पों की ओर आकर्षित हो सकें। इसमें पहला आता है कि ऐसे पुष्प जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं। नंबर 2, ये पुष्प अगर दिन में खिलते हैं तो काफ़ी चटक रंग के होंगे और यदि रात को खिलते हैं तो सफ़ेद रंग के और सुगंधित होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रात को कोई पुष्प खिलता है और उसमें कीट परागण होना है तो वो पुष्प कीट को दिखाई तभी देगा जब वह सफेद रंग का होगा, क्योंकि रात्रि में कोई और रंग चमकेगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि कीट परागित पुष्प अगर दिन में खिलता है तो चटक रंग का होगा और अगर रात को खिलता है तो वह सफेद रंग का होगा। साथ ही साथ उसमें खुशबू होगी, स्मेल होगी, ताकि कीट उस खुशबू की ओर आकर्षित हो सके। जैसे ये एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि पुष्प सफ़ेद रंग का है और काफ़ी खुशबूदार होता है। आप इसके कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चंपा, चमेली, इन सभी पुष्पों के रंग सफ़ेद होते हैं और ये सुगंध देते हैं, काफ़ी अच्छी सुगंध देते हैं, जिसके कारण से कीट इन पुष्पों की ओर रंग ना होने के बाद भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा कुछ कीट परागित पुष्प ऐसे भी हैं जो रंगहीन होते हैं और आकर्षक नहीं होते, लेकिन इनमें क्या होता है, पुष्प का कोई भाग आकर्षक हो जाता है ताकि कीट उस पुष्प की ओर आकर्षित हो सके। जैसे आप लाल पत्ता को देखें, आप बोगेनविलिया को देखें, इनमें पुष्प बहुत आकर्षक नहीं होता, तो उनके जो सहपत्र होते हैं, जो ब्रैक्ट होते हैं, वो रंगीन हो जाते हैं और कीट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये डायग्राम आप बोगेनविलिया का देखिए, बोगेनविलिया में ये जो है ये पुष्प हैं और ये जो पिंक कलर की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव में क्या है, इसके सहपत्र हैं। तो यहाँ पुष्प बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए जो सहपत्र हैं वो आकर्षक हो गए हैं, जिस कारण से कीट इन पुष्पों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे पुष्पों में आकार छोटा होने पर ये एक समूह में खिलते हैं, अन्यथा आकार में बड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः ये पुष्प आकार में बड़े होंगे ताकि कीट इन पुष्पों में बैठ सके, लेकिन कभी कभी ये पुष्प आकार में बहुत छोटे होते हैं और छोटे पुष्पों को कीट नहीं देख पाते। तो अगर पुष्प का आकार छोटा है तो ये पुष्प जो है समूहों में एकत्रित हो जाते हैं और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देखिए, यहाँ बहुत छोटे छोटे पुष्प हैं, तो इन पुष्पों ने एक समूह बना लिया है ताकि कीट इस पुष्प के समूह की ओर आकर्षित हो सके। इन पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां, नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो मकरंद का श्रावण करती हैं। जैसे यूफोर्बिया में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मकरंद का श्रावण करता है और इस मकरंद को खाने के लिए कीट ऐसे पुष्पों में आता है और कीट परागण कराता है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि अक्सर ये पुष्प बहुत सुगंधित होते हैं और
इनसे जो खुशबू आती है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे रात की रानी, बेला, चमेली। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती, उनमें गंदी स्मेल आती है, लेकिन वो भी परागण का आधार बनता है। जैसे रेफलीसिया की अगर हम बात करें तो रेफलीसिया में सड़े मांस की सी गंध आती है। इसके अलावा पुष्पों का आकार, जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, पुष्पों का आकार इस प्रकार का होना चाहिए कि कीट उस पर आसानी से बैठ सके। यहां तक कि कई पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें ये कीट निवास करते हैं। पुष्प का आकार इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर कीट निवास करते हैं और अंडे दे जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कीट परागण के लिए जो पुष्प होते हैं वो इस प्रकार के आकार के होते हैं जिस पर आसानी से कीट बैठ सके, अपना निवास स्थान तक बना सके। इसके अलावा कुछ कीट परागित पुष्पों में जो पराग है वो कीटों के लिए खाद्य पदार्थ का काम करता है। जैसे ऑर्किड में आप देखिए, ऑर्किड में खाद्य रस का स्रावण होता है जिसे कीट भोजन के रूप में ग्रहण करता है। पापावर और गुलाब के जो परागकण हैं उन्हें कीट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कीट परागित पुष्पों की यह विशेषता है कि उनमें खाद्य पदार्थ होता है जिसे खाने के लिए कीट उस पुष्प में बैठता है और कीट परागण कराता है। देखिए, कीट परागित पुष्पों में जो अनुकूलन है उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्किड्स का। एक ऑर्किड है जिसे हम कहते हैं ऑफ्रिस। ये ऑफ्रिस एक रासायनिक पदार्थ निकालता है जिसकी स्मेल बिल्कुल मादा कीट के फेरोमोन के समान होती है। ये फेरोमोन क्या है? देखिए, कीटों में जब मादा कीट मेल कीट को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है तो वो फेरोमोन निकालती है, और इस फेरोमोन की गंध से जो मेल या नर कीट होता है वो मादा कीट की ओर आकर्षित होता है और मादा कीट के साथ वह मैथुन की क्रिया संपन्न करता है। तो यहाँ पे ये जो ऑफ्रिस है, जो एक ऑर्किड है, ये जो रासायनिक पदार्थ निकालता है उसकी स्मेल, खुशबू बिल्कुल एक जाति के मादा कीट के फेरोमोन के समान होती है, और उस कारण से उस जाति का जो मेल कीट है वो इस पुष्प की ओर आकर्षित होता है और कीट परागण संपन्न कराता है। अब हम कीट परागित पुष्पों के कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है यक्का में कीट परागण। तो देखिए, इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो घंटाकार होते हैं और उल्टे लटकते हैं। इनमें वर्तिका पुंकेसर से लंबी होती है, इसी कारण से ये लटकी होती है। साथ साथ इसके जो वर्तिकाग्र होते हैं वो प्याले के आकार के होते हैं। प्याले के आकार का आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार का प्याला का आकार होगा। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊं। इस प्रकार से ये वर्तिका होगी और इसकी जो वर्तिकाग्र होगी वो इस प्रकार से प्याले के आकार की होगी। ये इस प्रकार से वर्तिकाग्र जो होती है वो किस आकार की होती है? प्याले के आकार की होती है, और नीचे की ओर क्या होती है? लटकी हुई होती है, जिस कारण पुष्प के परागकण उसके वर्तिकाग्र पर गिर नहीं पाते। आप समझ सकते हैं कि वर्तिकाग्र पुष्प से लंबी है और वर्तिकाग्र पुष्प के बाहर निकली होगी। वर्तिकाग्र आपका प्याले के आकार का होगा, और मान लीजिए यहां आपके पुंकेसर हैं इस प्रकार से। तो अगर इन पुंकेसरों से परागकण निकल भी जाएं तो आप जानते हैं कि वो इस वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका आकार कैसा है? इसका आकार प्याले के आकार का है। तो किसी भी दशा में यहां से परागकण इस वर्तिकाग्र की टिप पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पुष्प की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है कि वर्तिकाग्र प्याले के आकार का है और वर्तिका लंबी है, जिस कारण से पुष्प के परागकण उसके वर्तिकाग्र पर गिर नहीं पाते। तो किस प्रकार से इसमें परागण होता है, अब ये समझने की बात है। देखिए, इस प्रकार के पुष्प में जो परागण कराता है वो प्रोनुबा जाति का जो कीट है उसकी मादा शलभ कराती है। ये क्या करती है? इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं जाति के, उनके परागकणों को एकत्र करती है अपने मुंह में, और उसके बाद किसी दूसरे पुष्प के, इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के भीतर घुसकर अंडाशय को भेदती है और अंडाशय के अंदर जाकर अंडे देती है। मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूं। जैसे ये डायग्राम है, तो यहां पे फीमेल क्या करती है? जो कीट होता है फीमेल कीट, वो अलग अलग पुष्पों में बैठ के परागकणों को इकट्ठा करेगी और उसके बाद इस पुष्प के अंदर, या क्योंकि पुष्प उल्टा है, इस पुष्प के अंदर ऐसे घुसेगी, और यहां घुसने के बाद ये जो इसका अंडाशय है, इस अंडाशय को क्या करती है? पेनिट्रेट करती है, भेदती है, और उस अंडाशय के अंदर यहां पे घुस जाएगी, और अंडाशय के अंदर घुसने के बाद ये यहां पे अपने अंडे देती है, और अंडे देने के बाद ये अंडाशय से वर्तिकाग्र
वर्तिका और वर्तिका से वर्तिकाग्र से होते हुए क्या निकलती है, पुष्प के बाहर निकलती है। जैसे ये पुष्प के वर्तिकाग्र पे आती है, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पे आती है, वैसे ये अपने मुंह से जो परागकण हैं उनको क्या करती है, उगल देती है और इस प्रकार से इसमें कीट परागण होता है। बाद में इसके जो अंडे अंडाशय के अंदर हैं वो ओव्यूल जो आपके बीजांड होंगे अंडाशय के अंदर उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है और अपने को आकार में बड़ा करता है और बाद में अंडाशय से ही बाहर निकल जाता है। तो यहाँ ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये यक्का का है, तो ये समझ लीजिए कि इसमें पुष्प का जो आकार है वो इस प्रकार का है कि इसमें स्वपरागण संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिए अगर डायग्राम में, तो ये देखिए आप वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र देखिए कप के आकार की है, आपके ये पुंकेसर हैं जो छोटे हैं आकार में, तो यहाँ से जो भी परागकण गिरेंगे वो इस स्त्री केसर की वर्तिका के अंदर जा ही नहीं सकते और इसी कारण से इसमें कीट परागण होता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, कीट पुष्प के अंदर घुसेगा, इसके अंडाशय को भेदेगा, अंदर जाएगा, अंडाशय के अंदर बच्चे देगा, अंडे देगा और फिर अंडाशय के अंदर से ही वर्तिका से होते हुए वर्तिकाग्र से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के दौरान इसके मुंह में जो परागकण हैं वो इस वर्तिकाग्र की टिप पर क्या करेगा, छोड़ देगा और चला जाएगा। तो इस प्रकार से यक्का में कीट परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब हम कीट परागण का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, साल्विया। साल्विया में कीट परागण किस प्रकार से होता है, तो देखिए ये एक तुलसी कुल का पादप है जो इस प्रकार की संरचना बनाता है कि उसमें जो परागण है वो केवल बर जैसे कीटों के द्वारा ही हो सकता है। इसकी जो संरचना है वो द्वि ओष्ठी होते हैं, अर्थात इसका जो पुष्प है वो इस प्रकार से होता है कि उसके दो ओष्ठ दिखाई देते हैं, एक ऊपरी ओष्ठ और एक निचला ओष्ठ। इसमें जो योजी है वो लंबी हो जाने के कारण से परागकोश की दोनों पालियां जो हैं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे डायग्राम में मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपका ये परागकोश है, तो आपको पता है कि इस परागकोश में दो पालियां होती हैं और इन दोनों पालियों के जुड़ने के स्थान से ही एक पुतंतु निकलता है, एक फिलामेंट निकलता है। तो ये जो जुड़ने का स्थान है ये स्थान लंबा हो जाता है, जिस कारण से ये जो परागपालियां हैं ये आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो जैसे एक परागपाली आपकी ये हो गई और एक परागपाली आपकी ये हो गई और बीच में इनके क्या हो गया, योजी हो गया। तो आप देखिए परागकोश दो पालियों में बढ़ गया और दूर दूर क्यों हो गए, क्योंकि इनका योजी जो है वो क्या है, आकार में लंबा है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि योजी के लंबा होने के कारण से जो परागपालियां हैं वो आपकी कितने भागों में बढ़ जाती हैं, दो भागों में बट जाती हैं। ऊपर वाली जो परागपाली होगी उसमें परागकण बनते हैं, अर्थात वो परागपाली फर्टाइल होती है, और जो नीचे वाली जो परागपाली होती है वो नॉन फर्टाइल होती है, उसमें परागकण नहीं बनते। ये डायग्राम दिखाया गया है, आप देखिए यहाँ पे द्विओष्ठीय संरचना है पुष्प की, एक ये ऊपरी ओष्ठ है, ये निचला ओष्ठ है, ये आपका योजी है जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है और इस योजी के कारण से जो परागकोश है वो दो परागपालियों में बढ़ गया। ये ऊपर वाली परागपाली है और ये नीचे वाली परागपाली है, ये फर्टाइल होगी और ये परागपाली नॉन फर्टाइल होगी। पुंकेसर वर्तिका से पहले परिपक्व होकर पुपूर्वता प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पुंकेसर है ये फीमेल पार्ट जो स्त्री केसर है उससे पहले परिपक्व हो जाता है और इस घटना को हम पुपूर्वता कहते हैं। जब कीट मकरंद प्राप्ति हेतु पुष्प के भीतर घुसता है तो बंदय परागपाली के अंदर को धकेल जाने से ऊपरी परागपाली नीचे की ओर झुक जाती है, वह कीट की पीठ पर परागकण गिर जाते हैं। मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। देखिए ये पुष्प है, आप देख रहे हैं इस पुष्प में ये ऊपर फर्टाइल परागपाली है, ये नॉन फर्टाइल परागपाली है, इसके अंदर कीट घुसा, आप देखिए कीट इसके अंदर घुसा और जैसे कीट इसके अंदर घुसता है तो जो बंदे परागपाली है ये अंदर की ओर धकेल जाती है। जब कीट यहां से घुसेगा तो क्या होगा, ये वाली जो आप देखिए ना नेक्टर ये आपको दिखाई दे रहा है, मकरंद ग्रंथि ये दिखाई दे रही है पीले रंग की, तो कीट इस मकरंद को खाने अंदर घुसेगा और जब ये अंदर घुसेगा तो ये जो परागपाली जो बंद है ये अंदर की ओर क्या होगी, धकेली जाएगी और जैसे ही ये अंदर की ओर धकेली जाएगी ये ऊपर की जो परागपाली है ये नीचे की ओर क्या होगी, झुक जाएगी और उस कारण से इस परागपाली की जो परागकोश हैं ये परागकण हैं, परागकोश के फटने से परागकण जो है इस कीट की पीठ पर टिप पर गिर जाएंगे और इस प्रकार से ये इस पुष्प के परागकणों को ग्रहण करेगा। बाद में चूंकि परागकण निकल गए हैं अब ये परागपाली क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और ये कीट जब किसी दूसरे पुष्प के अंदर घुसता है तो उसकी जो वर्तिकाग्र होती है वो नीचे की ओर झुककर इस कीट की पीठ पर लगे हुए परागकणों को ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार से साल्विया में कीट परागण संपन्न होता है। कीट परागण का
अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइपेंथोडियम में। हाइपेंथोडियम में किस प्रकार का कीट परागण होता है? तो देखिए, बरगद, पीपल, अंजीर, इस प्रकार के पौधों में हाइपेंथोडियम नामक पुष्पक्रम पाया जाता है। और इस पुष्पक्रम में क्या होता है? यह पुष्पक्रम एक घड़े के आकार का होता है, जिसमें मुख पर या छिद्र पर नर पुष्प पाए जाते हैं और भीतर की ओर मादा पुष्प पाए जाते हैं। ये डायग्राम आप देखिए, ये एक हाइपेंथोडियम है और अगर आप देखें तो ये छिद्र के पास ऊपर जो लाल रंग से दिखाए गए ये नर पुष्प हैं और पीछे की ओर जो ये नीले रंग से दिखाए गए ये क्या है? मादा पुष्प हैं। ब्लास्टोफेगा जो पतंगे होते हैं, उनकी जो मादा है वो पुष्पक्रम के भीतर घुसकर मादा पुष्पों के अंडाशय के अंदर अंडे देती है। इस जो ये नीले रंग से जो मादा पुष्प दिखाए गए हैं, ये ब्लास्टोफेगा जो पतंगे हैं, उनकी जो मादा है वो इस पुष्पक्रम के अंदर प्रवेश करती है और इन मादा पुष्पों के जो अंडाशय हैं उसके अंदर अपने अंडे दे देती है। बाद में क्या होता है? इन अंडों से जो लार्वा निकलते हैं वो इन अंडाशयों के बीजांडों को अपना भोजन बनाते हैं और अपने आकार को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे यह प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा बनने के बाद ये छोटे छोटे पतंगे जो हैं इस छिद्र से बाहर निकल जाते हैं और अपने शरीर में नर पुष्प के परागकण लेकर बाहर आते हैं। आप देखिए, यहाँ पे अंडे दिए, अंडों से प्यूपा, प्यूपा से छोटे पतंगे बने और जब ये छोटे पतंगे बन गए तो ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, इस छिद्र से बाहर निकलेंगे और जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे क्या मौजूद है? ये नर पुष्प मौजूद हैं। तो नर पुष्पों के परागकण इन कीटों के शरीर पर लग जाएंगे। बाद में ये जो पतंगे बाहर निकले छोटे छोटे, इनमें जो मादा पतंगे हैं वो इसी प्रकार से दूसरे पुष्प के परागकण में, दूसरे पुष्पक्रम में घुसेगी और जब वो उसके अंदर घुसेगी तो उसके शरीर में जो लगे हुए परागकण हैं वो इन फीमेल पुष्पों के वर्तिकाग्र पर लग जाते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना है कि ये जो मादा है ये अपने परागकणों से लंबी वर्तिकाओं वाले मादा पुष्पों को परागित करती है और जो छोटे वर्तिका वाले मादा पुष्प होते हैं उनके अंडाशय में अंडे देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जब ये छोटे छोटे कीट पतंगे जो बाहर निकले, इनकी जो मादा कीट होंगी, जब वो किसी हाइपेंथोडियम के अंदर घुसेंगे तो वो अंदर परागकण लेके आएंगे और वो उस मादा पुष्प के अंडाशय में अंडे देंगे जो इनकी वर्तिका आकार में कैसी है? छोटी है। और ये अपने जो परागकण लाए हैं ये किस प्रकार के मादा पुष्प को परागित कराएंगे? जिनकी वर्तिका क्या है? आकार में लंबी है। और इस प्रकार से इन पुष्पों में या इन पुष्पक्रमों में कीट परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब कीट परागण के उदाहरण के अंतर्गत अंतिम उदाहरण का अध्ययन हम करते हैं, प्रिमरोज में कीट परागण। तो देखिए, इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं प्रिमुला, इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ऐसे पौधों में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक प्रकार का जो पुष्प है उसमें वर्तिका लंबी होती है और इस लक्षण को हम क्या कहते हैं? दीर्घ वर्तिकात्व। इनमें पुंकेसर छोटे होंगे और पुष्प नाल के काफी नीचे होते हैं। एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये एक प्रिमरोज का पुष्प है जिसमें वर्तिकाग्र आपकी देखिए वर्तिका बहुत लंबी है, आपकी स्त्री केसर काफी लंबी है और इस कारण से इसके जो पुंकेसर हैं ये आकार में कैसे हैं? बहुत छोटे हैं और ये जो पुष्पनाल है इस पुष्पनाल के काफी नीचे मौजूद है। दूसरा जो प्रकार है पुष्प का, उसमें क्या होता है? उसे हम लघु वर्तिकात्व पुष्प कहते हैं, अर्थात उसमें जो वर्तिका होती है बहुत छोटी होती है और पुंकेसर जो दलपुंज नाल है उसके शीर्ष पर होते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे वर्तिका क्या है? बहुत छोटी है, इसलिए हमने इसे लघु वर्तिकात्व पुष्प कहा। लेकिन यहाँ के जो पुंकेसर हैं वो दलपुंज नाल के शीर्ष पर होते हैं। ये दलपुंज नाल बनी हुई है, आप देख रहे हैं नाल है पूरी, इसके शीर्ष पर पुंकेसर पाए जाते हैं। तो ये लघु वर्तिकात्व पुष्प है और ये दीर्घ वर्तिकात्व पुष्प है। इस कारण से इस प्रकार के पुष्प में स्वपरागण संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी दशा में वर्तिकाग्र पुंकेसरों के संपर्क में नहीं आ पाती। तो ऐसे पुष्पों में क्या होता है? मधुमक्खी जो है वो मकरंद पाने के लिए दीर्घ वर्तिकात्व पुष्प की दलपुंज नाल के भीतर अपनी सूंड डालती है, तो परागकण इसकी सूंड पर चिपक जाते हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये जो पीले रंग से दिखाया गया है ये मकरंद ग्रंथियां हैं और ये दीर्घ वर्तिकात्व जो पुष्प है इसमें जो मधुमक्खी है वो अपने सूंड को अंदर डालती है ताकि इस मकरंद को पा सके। तो जब वो सूंड डालती है तो नीचे पुंकेसर हैं छोटे, तो इससे परागकण उसकी सूंड में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। जब यही मधुमक्खी लघु वर्तिकात्व पुष्प की दलपुंज नाल के भीतर सूंड डालती है
तो ये परागकण लघु वर्तिका के शीर्ष पर झड़ जाते हैं। अब यहां से दीर्घवर्तिकात्व से ये मधुमक्खी परागकणों को अपने सूंड पर लेकर लघु वर्तिकात्व पुष्प में जाती है, और जब यहां से अपनी सूंड को अंदर डालती है इन मकरंद को खाने के लिए, तो उसकी सूंड में जो लगे हुए परागकण हैं वो इस लघु वर्तिकात्व पुष्प की छोटी वर्तिका की टिप पर क्या होते हैं, लग जाते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घ वर्तिकात्व पुष्प से परागकणों को लेकर ये मधुमक्खी लघु वर्तिकात्व पुष्प की वर्तिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कीट परागण के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।